नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हम वीडियो गुरु की इस क्लास में। और आज हम यहाँ पर हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री में जो हम डिस्कस करेंगे वो महाजनपद के बारे में डिस्कस करेंगे। महाजनपद एज या महाजनपद काल भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है बेसिकली कि जो 6th सेंचुरी बीसी का समय है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय है, वहां पर हमको महाजनपद का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो महाजनपद का कॉन्सेप्ट कैसे देखने को मिलता है, थोड़ा सा हम यहां पर ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं, फिर सीधे अपने हम चीजों पर आते हैं कि आखिरकार क्या है महाजनपद। तो यहां पर महाजनपद के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर, अगर हम बुद्ध साहित्य के अनुसार बात करें, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू जैन लिटरेचर, अगर जैन साहित्य के अनुसार बात करें, तो दोनों जो ग्रंथ हैं यहां पर, एक है जैन का ग्रंथ यानी कि जैन लिटरेचर है और एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है। इन दोनों में महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अगर कभी आपसे यह पूछा जाए कि किस बुद्ध ग्रंथ में महाजनपद का उल्लेख किया गया है, देन द आंसर इज अंगुत्तर निकाय। क्या आंसर होगा आपका? अंगुत्तर निकाय। अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, तो आंसर आपका क्या होगा? भगवती सूत्र भी कह सकते हैं और इसको हम लोग भगवती चरण सूत्र भी कहते हैं। याद रखेंगे, भगवती चरण सूत्र। यानी कि दोनों हम कह सकते हैं कि बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती चरण सूत्र में हमको 16 महाजनपदों के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती है। अब ये 16 महाजनपद का कॉन्सेप्ट आया कहां से, ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। क्वेश्चन आ सकता है कि किसमें, तो मैंने बता दिया। अब यहां पर समझेंगे कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। हमने वैदिक काल में, आपको जब वैदिक एज का क्लास लिया था तो उसमें हमने आपको जन डिस्कस किया था, ठीक है। जन से बना जनपद और जनपद से बना महाजनपद। अब इससे भी तो पहले कुछ होगा, तो ऐसे समझ लेंगे कि बहुत सारे जब कबीले थे, ट्राइब फॉर्म में रहते थे, तो जो कबीले थे वो कबीले मिले तो एक परिवार बना। एक परिवार से बहुत सारे समाज, यानी कि ये कई सारे परिवार बन गए, फिर कई सारे समाज बन गए। जब बहुत सारे समाज मिले तो उन समाजों के बाद में एक जन का कॉन्सेप्ट आया। अब जन ये हमको मिलता है, इन सभी का वर्णन हमको बहुत ही बृहत रूप में उस काल में नहीं मिलता है, एग्जैक्ट वर्डिंग से तो नहीं मिलता है, ठीक। हम उसका एक अनुमान कंपेयर करके ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये कहा जा सकता है, बट ये वर्ड तो मिलता है हमको जन। इससे बन गया, जब बहुत सारे जन मिले तो बन गया जनपद, और जब बहुत सारे जनपद मिले तो बनता है महाजनपद। और ये महाजनपदों की संख्या कितनी होती है? 16। ये बात समझ में आ गई। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारे ब्लॉक मिल गए, अगर वर्तमान में तुलना करें, ब्लॉक मिल गए, ब्लॉक से एक जिले का कॉन्सेप्ट आया, उस जिले से एक जोन का कॉन्सेप्ट आ गया, महाजनपद का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये हम कंपेयर करके समझ सकते हैं, ये महाजनपद का थोड़ा सा एक उदय का कॉन्सेप्ट है जिसको बिल्कुल याद रखेंगे। अब यही महाजनपद जब आगे जाता है, तो जब 16 हो गए तो जंगल में तो शेर एक ही होता है। ठीक उसी तरीके से महाजनपदों के साथ में भी यही हुआ कि जिसके पास शक्ति होगी या जो शक्तिशाली होगा वही शासन करेगा। यहां पर शक्ति के माध्यम से एक महाजनपद सबसे शक्तिशाली होता है जिसका नाम होता है मगध। कौन सा? मगध। यहीं से मगध की ओरिजिन निकल के आती है। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। अब जब मगध की ओरिजिन निकल के आई तो मगध में बहुत सारे वंश हुए हैं। अगर हम बात करें हर्यक वंश की, अगर हम बात करें शिशुनाग वंश की, तो हर्यक वंश एक ऐसा वंश है जहां पर
उसके जो शासक है यानी कि उसका शासक बिंबिसार संस्थापक है। उसके बाद में अजातशत्रु आया उसका पुत्र। जब बिंबिसार एक ऐसा शासक है जिसकी हत्या उसके बेटे अजातशत्रु के द्वारा ही की गई, तो इसीलिए भारतीय इतिहास में इसी का एक वंश है हर्यक, उसको भारतीय इतिहास में पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और ये मगध का पूरा एक इसके पैरेलल सीरीज चलता जाता है। वहां पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ये सारे वंशों के बारे में डिटेल में बातचीत होती रहती है, यानी कि डिटेल में इनके पैरेलल समानांतर वंश चलते रहते हैं। अब यहीं पर एक वंश और होता है जिसको हम लोग कहते हैं नंद। बात समझेंगे? अभी महाजनपद के बारे में हम डिटेल से 1 बाय 1 एक एक महाजनपद के फैक्ट को और एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देखेंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मगध को हम लिंक करके जरूर बताएंगे कि मगध का एक वंश है, अभी हमने बताया हर्यक भी हुआ, शिशुनाग भी हुआ, और एक वंश है नंद। नंद का जो संस्थापक है वो है महापद्म नंद। याद रखिए, संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। ये बात क्लियर हो गई। महापद्म नंद संस्थापक है, और महापद्म नंद जब संस्थापक है तो ये तो एक बड़े विशाल साम्राज्य का स्वामी है। इसके बाद में जो इसका अंतिम शासक बनता है उसका नाम घनानंद या धनानंद के नाम से जाना जाता है। एक नापित, नापित का मतलब समझते हैं ना, नाई था, शूद्र शासक माना गया है इसको। नापित शासक था धनानंद, और ये एक ऐसा शासक था, बहुत ही क्रूर शासक माना जाता था इसको। और उस समय एक चाणक्य नाम के व्यक्ति हैं। चाणक्य के अगर हम वास्तविक नाम की बात करेंगे तो विष्णुगुप्त उनका वास्तविक नाम है। अन्य नाम की बात करेंगे तो एक नाम हो गया चाणक्य, एक नाम हो गया कौटिल्य। ठीक है। अब विष्णुगुप्त वाज द रियल नेम ऑफ चाणक्य। हिज फादर्स नेम वाज चणक। क्या नाम था? चणक, हिज फादर्स नेम। तो ये चाणक्य के नाम से फेमस हुआ, और अपनी कुटिल नीति के कारण ये कौटिल्य नाम से जाना गया। यह बात समझ में आ गई। एक दिन धनानंद ने चाणक्य को अपनी यज्ञशाला से अपमानित करके निकाल दिया, साम्राज्य से निकाल दिया, धक्के मार के उसको निकाल दिया गया चाणक्य को। तो चाणक्य ने यह कसम खाई कि मैं नंद वंश को पूरी तरीके से नष्ट कर दूंगा, यानी कि नंद वंश को समूल नष्ट कर दूंगा। ठीक। अब नंद वंश को समूल नष्ट कर दूंगा। नंद तो बहुत बड़ा साम्राज्य है, ये मगध का स्वामी है धनानंद। अब हुआ क्या, चाणक्य साहब की मुलाकात होती है एक बच्चे से, और वो बच्चा ही आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध होता है। ठीक। अब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने मिलकर के नंद वंश को समाप्त करने की योजना तो बनाई, लेकिन नंद वंश तो बहुत विशाल साम्राज्य है, कैसे उसको इतनी जल्दी खत्म किया जा सकता है। तो फिर एक बात निकल के वहां पर आती है कि एक कहानी है। बेसिकली चाणक्य साहब एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं, वहां पर एक माँ अपने बच्चे को रोटी खिला रही होती है। तो माँ रोटी लेकर के आती है, तो जब रोटी लेकर के आती है तो वो उसका बेटा रोटी जब फाड़ता है तो उसका हाथ जल जाता है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम भी वही गलती कर रहे हो जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य गलती कर रहे हैं, रोटी को किनारे से फाड़ो तो हाथ नहीं जलेगा। इस बात को चाणक्य सुन लेता है, और कुटिल नीति का तो एक्सपर्ट है, कौटिल्य नाम है, तो इसीलिए इसका वो क्या मतलब निकालता है, वो कहता है कि नंद वंश को अगर आर्थिक रूप से नुकसान करो तो नंद वंश खत्म होगा। और यही एग्जैक्टली चाणक्य की नीति रही, और इसी नीति का प्रयोग करते हुए ही इस नंद वंश को समाप्त किया गया, अंत हुआ, इसका पतन हुआ, और एक नए साम्राज्य की ओरिजिन हुई, वो मौर्य साम्राज्य था। तो ये पूरी कहानी है, आप समझ लेंगे ये कहां से शुरू हुई,
हमने वैदिक से लेकर के आपको मौर्य तक पहुंचा दिया, जिसमें महाजनपद भी बीच में आया और वो कितने थे 16। यहां तक सारे लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो इजीली आप महाजनपद के बारे में भी समझ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, ये महाजनपद का एक मैप है, आप देख सकते हैं 16 महाजनपद हैं, जिसमें आपको ये थोड़ा अलग थलग दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर के नीचे कोई भी महाजनपद नहीं है। अगर कभी भी आपसे यह पूछा जाए कि एकमात्र ऐसा महाजनपद कौन सा है जो दक्षिण भारत में है, एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद कौन सा है, आंसर क्या होगा आपका, अस्मक। क्या होगा आंसर, अस्मक। क्लियर है ना बात। अगर कभी पूछा जाए किस नदी के किनारे, तो एग्जैक्टली गोदावरी नदी के तट पर उस समय माना जाता था। अब ये तो हो गया दक्षिण भारत का। अब आप देख रहे हैं कुछ और अलग थलग हैं, एक कंबोज दिख रहा है, एक गांधार दिख रहा है। क्वेश्चन देखो इनसे क्या ब्रीफ होंगे, समझ लो। एक राजधानी जरूर पूछी जा सकती है, हर एक महाजनपद की आपको राजधानी याद होनी चाहिए। दूसरा आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, इनकी लोकेशन, यानी कि स्थिति इनकी एग्जैक्टली जो प्रेजेंट इनकी लोकेशन है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये दो चीजों पर हम लोग बहुत विस्तार में बात करते हैं कि एग्जैक्टली इनकी लोकेशन क्या है, इनकी कैपिटल क्या है, और क्या क्या राजा थे और किन किन नामों से अन्य ये जाने जाते थे। तो ये आपने देखा एक कंबोज है, एक गांधार है, ठीक। ये भी कहीं ना कहीं आपको दिख रहे हैं मैप में, भारत से बाहर के क्षेत्र में दिख रहे हैं, ठीक। फिर देखेंगे कुरु, फिर एक पंचाल दिख रहा है, ये कौशल दिख रहा है, मल्ल भी दिख रहा है, कुशीनारा के मल्ल बहुत प्रसिद्ध हैं, कुशीनारा के मल्ल, कुशीनगर के मल्ल। वज्जी वैशाली थी, जिसकी राजधानी सारे लोग जानते हैं। अंग चंपा राजधानी थी। मगध, जिसकी अभी हमने बातचीत की। अवंती उज्जैनी राजधानी थी। वत्स मत्स्य राजस्थान का क्षेत्र है, ये विराटनगर राजधानी थी। तो ये आप देख सकते हैं, और डिफरेंट आपको महाजनपद यहां पर दिख रहे हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है जो मथुरा का क्षेत्र है, सूरसेन, ठीक। और एक उत्तर प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध है, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, काशी, जिसकी कैपिटल थी वाराणसी। तो ये आपको मैप के माध्यम से इनकी एग्जैक्ट लोकेशन को अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां कहां पर स्थित है। अगर एकमात्र दक्षिण भारत में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, अस्मक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख सकते हैं हम लोग बेसिकली महाजनपद में देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। यहां पर 2 तरीके के स्टेट थे। द फर्स्ट इज मोनार्कियल स्टेट। मोनार्कियल स्टेट के मतलब कह सकते हैं मोनार्की थी, वहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी या राजशाही व्यवस्था थी। एंड द सेकेंड वाज रिपब्लिकन स्टेट्स। रिपब्लिकन स्टेट के मतलब गणतांत्रिक व्यवस्था भी कह सकते हैं, या एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इनमें बड़ा अंतर हुआ करता था, यानी कि एक राजतंत्र, राजा का वहां पर कानून फॉलो होता था, और एक पूरा का पूरा रिपब्लिकन सिस्टम पर आधारित था। रिपब्लिकन सिस्टम पर आधारित जो थे महाजनपद केवल 2 ही आते हैं, याद रखिएगा, केवल 2 ही आते हैं, बाकी सब के सब मोनार्की स्टेट्स को फॉलो करते थे। तो देख लेते हैं कौन कौन से थे। तो देखिए यहां पर हमने कुछ रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, मोनार्की स्टेट्स या मोनार्कियल स्टेट्स कौन कौन से थे। अंग था, मगध था, काशी था, कौशल था, वत्स था, चेदी था, सूरसेन था, मत्स्य था, अवंती था और गांधार था। ये सारे के सारे याद रखेंगे। यहां पर राजतंत्र व्यवस्था थी, ठीक है, ये क्लियर रहना चाहिए, सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे यानी कि रिपब्लिकन का। अगर हम रिपब्लिकन की बात करते हैं, रिपब्लिकन महाजनपद कौन से थे जहां पर ये व्यवस्था गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था थी, वो केवल 2 थे। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन से ऐसे महाजनपद थे जहां पर गणतांत्रिक व्यवस्था थी, तो आपका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा वज्जी और मल्ल। यहां तक बात सारे लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बेसिकली इनकी ओरिजिन तो हमने अभी आपको समझाई कि कबीला आया, कबीले से परिवार बना, परिवार से क्या हो गया,
जन बन गया, जन से जनपद बन गया, जनपद से महाजनपद बन गया, ठीक। और उसके बाद में 16 महाजनपद आए, 16 में से एक उभर के आया मगध। अब मगध को फिर जो नंद वंश था वहां पर एक आया, उसको समाप्त किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने। और ये इस वंश का भी खात्मा हुआ और एक नया वंश आया मौर्य। यहां तक क्लियर है सारे लोगों को? अब हम देख लेते हैं बेसिकली इसकी जो उदय है वो कैसे हुआ। समझ सकते हैं, दे एमर्ज ड्यूरिंग द वैदिक एज, यानी कि इसका उदय हम लोगों को वैदिक काल के दौरान ही दिख जाता है। एक वर्ड हमने लेटर वैदिक में बताया था, बेसिकली जनपद, ये कॉन्सेप्ट आ ही जाता है लेटर वैदिक में, ठीक है। उसके बाद में अगर हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चीफली ड्यू टू द यूज ऑफ आयरन टूल्स, क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, अगर 6th सेंचुरी बीसी की बात करते हैं तो यहां पर लोहे, आयरन का, आयरन से बड़े बड़े टूल बनाए जाने लगे। अभी तक इसके टूल नहीं बनाए जाते थे, अब ये बड़े बड़े हथियार, सारी चीजें बनाई जाने लगी, एग्रीकल्चर में भी इसका उपयोग होने लगा। तो ये एक लौह, समझते हैं ना कि जैसे हमने जब बात की इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन, फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन। बट अगर कभी आपसे पूछा जाए सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन कौन सी है, देन द आंसर इज 6th सेंचुरी बीसी। क्लियर है ना यहां तक बात? ऐसा इसलिए कहा जाता है बिकॉज सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट चीफली ड्यू टू द यूज ऑफ आयरन टूल्स इन एग्रीकल्चर, मिलिट्री यानी कि सैन्य, जब अस्त्र शस्त्र बनेंगे, एग्रीकल्चर टूल्स बनेंगे, along with religious and political developments lead to the rise of the महाजनपदास from small kingdom और जनपदास। यानी कि एग्रीकल्चर में और सैन्य में लोहे के औजारों के उपयोग के कारण जो सामाजिक आर्थिक विकास है वो हमको यहां पर बहुत देखने को मिलता है, जिनसे छोटे राज्यों का, छोटे राज्य कहें या जनपद कहें, वहां से महाजनपद का उदय हो जाता है। ये इसका मेन रीजन रहा है। तो आपसे अगर कभी भी पूछा जाए तो आप सीधा सीधा सा कह सकते हैं कि बेसिकली लोहे की खोज हो चुकी है। लोहे की खोज होने से दो चीजों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, एक तो मिलिट्री सेक्टर में और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर में। इन दोनों से क्या हुआ, पॉलिटिकल भी डेवलपमेंट हुआ, रिलीजियस भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट होता है। ये सारे डेवलपमेंट यहां पर होते हैं। तो यह बात सारे लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि बेसिकली इससे क्या प्रभाव यहां पर पड़ता है। अब हम बात करेंगे अपने पहले महाजनपद की, और पहला महाजनपद है आपका मगध। कौन सा है? मगध। मगध की सबसे पहले हम लोकेशन की बात करेंगे। अगर इसकी प्रेजेंट की लोकेशन पटना, गया एंड नालंदा डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा, पटना का, गया का और नालंदा डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है, ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। द फर्स्ट कैपिटल वाज, अगर इसकी कैपिटल्स की बात करते हैं, द फर्स्ट वाज गिरिब्रज एंड सेकेंड, देख सकते हैं सेकेंड कहें या इसकी और भी बहुत सारी राजधानियां थी, राजगृह, राजगीर, याद रखिए। और यहां पर ब्रैकेट में आपको बिंबिसार लिखा हुआ दिख रहा है। बेसिकली बिंबिसार हर्यक वंश के समय में यह राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसका एक और नाम आपको दिख रहा है, शिशुनांग। शिशुनांग का भी नाम दिख रहा है। यानी कि पहली राजधानी गिरिब्रज, राजगृह, राजगीर, ये बिंबिसार के द्वारा। वैशाली किसने बनाई थी? शिशुनांग के द्वारा। और बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बन गई। और ये जो पाटलिपुत्र का नाम आया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कभी आपसे यह पूछा जाए पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आंसर क्या होगा? उदयन का। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। इसके द्वारा स्थापना की गई। उदयन और कालाशोक का नाम मिलता है। कालाशोक भी अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप सीधा सा कहेंगे शिशुनाग वंश का था। देखिए, कभी कभार इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस वंश का था, तो कालाशोक किस वंश का हो गया? आपका शिशुनाग वंश का हो गया। तो यहां से क्वेश्चन अगर बनेगा तो प्रेजेंट लोकेशन आपको क्लियर हो गई, पटना, गया, नालंदा। कैपिटल्स आपके सामने हमने डिस्कस कर दी। अब मगध की कुछ और इंपॉर्टेंस थी। ये 16 महाजनपदों में एक बहुत शक्तिशाली महाजनपद निकल के आया। क्यों? इसका कारण क्या था? इसको कुछ ऐसे राजा इसमें हुए जो कि शक्तिशाली थे। अगर हम बात करें बिंबिसार की,
अभी आपने देखा उदयन की, उदयभद्र की, ये सारे के सारे राजा हुए हैं, शिशुनाग की। तो इसी के कारण यह महाजनपद एक बहुत ही शक्तिशाली रूप में था। क्लियर हो जानी चाहिए यहां तक बात। अब जल्दी से हम अपना नेक्स्ट महाजनपद की बात करते हैं, अंग। कौन सा महाजनपद है? अंग। अगर इसकी प्रेजेंट लोकेशन की बात करते हैं, मुंगेर एंड भागलपुर। ये भी आपका बिहार का एरिया है, मुंगेर और भागलपुर। मुंगेर और भागलपुर ये बिहार के एरिया हैं, ये इसका एग्जैक्ट प्रेजेंटली लोकेशन है। अगर हम कैपिटल की बात करते हैं, द कैपिटल वाज चंपा। याद रखिएगा, नाम इजीली याद हो जाएगा। चंपा वाज कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद। इट वाज प्रॉस्परस बिजनेस सेंटर। बेसिकली ये व्यापार का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था। अगर कभी यह क्वेश्चन आ जाए कि अंग का किस महाजनपद का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है, तो आपका आंसर अंग होगा। उल्लेख किसमें? वेद तो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, चारों वेदों के बारे में बताया। अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है और कहा गया है कि इसको जादुई वेद भी कहा गया है, क्योंकि इसमें सारी चीजें, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, इन सारी चीजों का इसमें उल्लेख किया गया है। तो ये आपका अंग का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। महाभारत काल में अगर आप पहुंचोगे तो महाभारत काल में अगर अंग की बात आएगी तो महाभारत काल में कर्ण का, समझ रहे हैं ना, कर्ण का राज्य था। याद रखिए, अगर पूछा जाए महाभारत काल में कर्ण का राज्य कौन सा महाजनपद था, तो अंग। कर्ण का राज्य किसमें? महाभारत काल में। क्लियर है ना सारे लोगों को? महाभारत काल में किसका राज्य था? कर्ण का ये राज्य हुआ करता था। और अगर अंग का प्राचीन नाम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं मालिनी। क्या बता सकते हैं? मालिनी। ठीक है, ये प्राचीन नाम हो गया। क्लियर हो गई सारे लोगों को बात यहां तक? ठीक है, ये आपके अंग से प्रश्न यहां पर बन सकते हैं। अब हम अपने अगले महाजनपद पर आते हैं और अगला महाजनपद है मल्ल। कुशीनारा के मल्ल। इससे याद रहता है कि मल्ल कहां के थे? कुशीनगर के मल्ल थे और ये नाम मल्ल राजवंश के नाम पर है। याद रखिएगा, बेसिकली मल्ल नाम का राजवंश था, मल्ल राजवंश के नाम पर नाम है। ठीक, अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि मल्ल राजवंश के नाम पर इसका महाजनपद का नाम मल्ल पड़ा। इसकी दो शाखाएं मानी गई हैं, एक कुशीनगर, समझेंगे? अगर आपसे मल्ल पूछा जाए तो आप सीधे कहेंगे मल्ल वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, या मल्ल वाज बिलोंग टू टू सेक्टर्स। दो क्षेत्रों से ये संबंधित थे, दो क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। पहला है कुशीनारा, कुशीनारा के मल्ल या कुशीनगर के मल्ल। ठीक, एक ही बात है, कुशीनारा कहें या कुशीनगर। दूसरा अगर हम बात करेंगे पावा, पावापुरी, समझते हैं ना, ये कुशीनारा है, कुशीनगर और पावापुरी के मल्ल। तो ये दो भागों में विभाजित थे मल्ल। अब जल्दी से हम इनकी देख लेते हैं एग्जैक्ट लोकेशन प्रेजेंट में। प्रेजेंट में अगर लोकेशन देखते हैं तो आप देख सकते हो देवरिया का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बस्ती भी उत्तर प्रदेश का है, गोरखपुर भी उत्तर प्रदेश का है, और ये सारे रीजन यानी कि उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। द कैपिटल वाज कुशीनगर। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनगर। इट वाज द सीट ऑफ मैनी अदर स्मॉलर किंगडम, यानी कि यह कई छोटे राज्यों में विभक्त भी था। देयर मेन रिलीजन वाज बुद्धिज्म, क्योंकि यहां पर जो भी राजा हुए उन लोगों ने मेनली क्या किया? बुद्ध रिलीजन को फॉलो किया, बुद्ध रिलीजन को प्रोटेक्ट भी यहां पर किया गया। जैसा सारे लोग जानते हैं कि ये जो एरिया है यहां पर बुद्ध को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, और यही से लेकर के मल्ल से लेकर के जो, अगर हम बुद्ध रिलीजन जब पढ़ते हैं या बुद्ध दर्शन पढ़ते हैं
तो हमको यहां से बहुत सारे एविडेंसेस प्राप्त होते हैं। अब हम जल्दी से बात करेंगे अपने नेक्स्ट महाजनपद की, वत्स। वत्स महाजनपद, अगर इसकी हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन वाज इलाहाबाद एंड मिर्जापुर। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करते हैं, इलाहाबाद एंड मिर्जापुर, ये भी उत्तर प्रदेश का एरिया है। कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल वाज कौशाम्बी। कौन सी कैपिटल है इसकी? कौशाम्बी इसकी राजधानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस किंगडम वाज किंग उदयन, यानी कि इस साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो राजा है बेसिकली उदयन है। हम जानते हैं कि कहा जाता है वत्सराज उदयन। क्या कहा जाता है? वत्सराज उदयन। अब जब वत्सराज उदयन की बात होती है तो आप लोग राजधानी नहीं भूलेंगे। राजधानी क्या है वत्स की? कौशाम्बी। और ये क्षेत्र क्या है इसका? इलाहाबाद और मिर्जापुर का इसका प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अब हम वत्स की कुछ और बात करते हैं। अगर कभी आपसे यह पूछा जाए कि बेसिकली वत्स को किस और अन्य नाम से जानते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? वत्स भूमि। याद रखिएगा, इसको वत्स भूमि भी कहा जाता है। महाभारत में ऐसा माना जाता है जो वत्स लोग थे वो पांडवों के पक्ष में लड़े थे। याद रखिएगा, महाभारत में वत्स लोग पांडवों के पक्ष में लड़े थे। क्लियर है ना ये बात? तो ये तो बात हो गई आपके वत्स महाजनपद की। अब हम जल्दी से अपना नेक्स्ट महाजनपद देखते हैं। नेक्स्ट महाजनपद इज काशी। कौन सा है? काशी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। वाराणसी उत्तर प्रदेश, कैपिटल भी इसकी कौन सी है? उत्तर प्रदेश काशी की। अब बौद्ध ग्रंथों में अगर हम बात करें तो इस महाजनपद का कई बार उल्लेख है। किसमें? बुद्ध महाजनपद में। अगर पूछा जाए कि कई बार किस महाजनपद का उल्लेख है तो आपका आंसर क्या होगा? काशी। बौद्ध ग्रंथों में कई बार उल्लेख है। देखिए उल्लेख तो बहुत का, लेकिन अगर कई बार मैनी टाइम्स पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? काशी। लोकेशन आप समझ चुके हैं, बनारस का क्षेत्र है, राजधानी भी इसकी बनारस है। अब अगर हम ये बात करें कि कौशल साम्राज्य के खिलाफ कई युद्ध लड़े गए जिसमें काशी कौशल साम्राज्य में विलीन हो जाता है, तो आप लोगों ने एक कहानी भी सुनी होगी कि ये कहानी थी कौशल की और काशी की, जिसमें अंततः क्या होता है कि कौशल साम्राज्य के खिलाफ इसके कई युद्ध होते हैं और उसमें अंततः निर्णय ये निकल के आता है कि काशी कौशल साम्राज्य में अंतिम रूप से विलय हो जाता है। तो ये तो इसके बारे में एक राजनीतिक पॉइंट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि इसका किस साम्राज्य में विलय हुआ था, तो आपका आंसर क्या होगा? कौशल। नेक्स्ट हम देखते हैं कौशल महाजनपद। जल्दी से, क्योंकि विलय हो गया, अब हम कौशल पे आएंगे। कौशल की अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश का फैजाबाद अयोध्या का क्षेत्र है। हालांकि अभी जो फैजाबाद का नाम था वो बदल के चेंज कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में, और नाम अब उसका क्या हो गया है? अयोध्या। तो हम लोग अयोध्या ही इसको कहेंगे। अब यहां पर अगर एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि कभी अगर पूछ दिया जाए मैथोलॉजी टाइप से कि यहां का कौन शासक रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? कंस। तो हम बता चुके हैं कि कंस भी यहां का राजा रहा था कौशल का। ये बात क्लियर होनी चाहिए, कंस भी शासक रहा था यहां का। अगर हम बात करें इसकी कैपिटल की तो हम कह सकते हैं इट्स कैपिटल वाज श्रावस्ती। कौन सी राजधानी थी? श्रावस्ती थी। बट अगर ये आइडेंटिकल बात करें कि किस नाम से, और आइडेंटिकल विद सहेत महेत, बट अयोध्या वाज एन इंपॉर्टेंट टाउन ऑफ कौशला। यानी कि जो सहेत और महेत के समान थी, ये सहेत महत के समान थी, लेकिन अयोध्या कौशल में एक बहुत महत्वपूर्ण शहर के रूप में प्रचलित था। कौशल में कपिलवस्तु के शाक्य जनजाति के गणराज्य क्षेत्र भी शामिल थे। तो ये जो कपिलवस्तु का है ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि ये किसके अंतर्गत आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? कौशल आपका आंसर हो जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट महाजनपद देखते हैं, वज्जी। देखिए यहां पर दो चीजें आपको है क्लियर, मैं बता दूं। एक लोकेशन क्वेश्चन जरूर आएगा, दूसरा कैपिटल जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक, अगर कुछ
एक्स्ट्रा है, जैसे मैंने कंस के बारे में बता दिया, या महाभारत काल में या वेद से इसका कुछ लिंक है, तो वहां पर हम डिस्कस जरूर कर देंगे, वो फैक्ट भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं। वज्जी की बात करते हैं, प्रेजेंट लोकेशन इज मुजफ्फरपुर एंड वैशाली डिस्ट्रिक्ट, ये भी बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। वज्जी वाज द सेट ऑफ यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ 8 स्मॉलर किंगडम ऑफ विच लिच्छवीज जनतांत्रिक एंड विदेह वाज ऑल्सो मेंबर्स। समझिए यहां पर, तो वज्जी जो था वो 8 साम्राज्यों का एक संयुक्त गणराज्य था। कितने, ये क्वेश्चन आ चुका है, कितने साम्राज्य थे यहां पर? 8 का ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है, 8 साम्राज्यों का ये एक गढ़ माना जाता है। अब 8 साम्राज्यों का ये गणराज्य माना जाता है, तो बेसिकली यहां पर लिच्छवी और जनतांत्रिक और विदेह लोग भी शामिल थे, यानी कि विदेह भी शामिल थे और लिच्छवी भी यहां पर शामिल थे वज्जी की, और लिच्छवी कुल का यह शासन था। समझिए, अगर कभी आपसे पूछा जाए वज्जी में किस कुल का शासन था, तो आपका सीधा सा आंसर होगा लिच्छवी कुल का शासन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई हमारी वज्जी महाजनपद की। अब हम अपने नेक्स्ट महाजनपद की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है हमारा कुरु। कुरु की अगर प्रेजेंट लोकेशन की बात करते हैं, कुरु एक राजा भी हुए हैं, बहुत प्रतापी राजा हुए हैं, और महाभारत में ये कौरवों के पिता हैं। समझिए, कुरु जो है कहां से निकल के आया, एक शक्तिशाली राजा हुए हैं और महाभारत में कौरवों के पिता हैं। यहां पर हम महाजनपद की बात करते हैं, तो उन्हीं से शायद महाजनपद माना जाता होगा, ऐसी अवधारणा है। प्रेजेंट लोकेशन की बात करें, थानेश्वर हरियाणा का, जो हर्षवर्धन से संबंधित है, जानते हैं ना, बाद में हर्षवर्धन से संबंधित या पुष्यभूति वंश की राजधानी भी होती है थानेश्वर। थानेश्वर से बाद में हर्षवर्धन राजधानी कन्नौज लाते हैं। ठीक, तो ये थानेश्वर हरियाणा का क्षेत्र है, और कुछ दिल्ली का क्षेत्र है, ये सब कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता है। द कैपिटल सिटी वाज इंद्रप्रस्थ, इसका जो राजधानी नगर था कुरु का, वो कौन सा था? इंद्रप्रस्थ था, जिसको हम लोग मॉडरेट टाइम में क्या कहते हैं? दिल्ली। मॉडर्न अगर बात करेंगे इस शहर की, तो दिल्ली। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आया दिल्ली किस महाजनपद के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर क्या होगा? कुरु। ठीक है, नेक्स्ट महाजनपद की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज पांचाल। कौन सा महाजनपद है? पांचाल। प्रेजेंट लोकेशन रुहेलखंड, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। रुहेलखंड के मतलब समझिए, जो बरेली वाला क्षेत्र लगता है, वहां पर हालांकि एक यूनिवर्सिटी भी है, सारे लोग जानते हैं। अब लिखा जाता है रुहेलखंड, ये लिखा जाता है। ठीक है, ये MJP के नाम से यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी। तो ये बरेली का क्षेत्र है, समझिए, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, तो ये वहां का क्षेत्र है पांचाल। कैपिटल की अगर बात करें, तो पांचाल क्षेत्र भी अगर बात करें, तो ये भी 2 भागों में बटा हुआ है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की अगर राजधानी की बात करेंगे, तो अहिच्छत्र। कौन सी राजधानी है? अहिच्छत्र। और दक्षिणी की अगर हम बात करेंगे, तो दक्षिणी आप लोग देख सकते हो, इसकी राजधानी कौन सी थी? काम्पिल। क्लियर है ना ये बात? तो ये 2 राजधानियां थी, 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी। आपने देखा कि 2 राजधानियां हो गई, एक हो गया उत्तरी का अहिच्छत्र हो गया, और दक्षिण की कौन सी हो गई? काम्पिल। पूर्व में यह एक राजतांत्रिक राज्य था, बाद में एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया। कन्नौज इस राज्य में एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में माना जाता था। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहां पर बन सकता है। अब हम बात करेंगे अपने अगले महाजनपद की, जो कि राजस्थान का क्षेत्र है। दिस इज मत्स्य महाजनपद। कौन सा है? मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद बेसिकली जो एरिया है वो अलवर, भरतपुर और जयपुर राजस्थान का क्षेत्र है। इट्स कैपिटल वाज विराटनगर। कौन सी इसकी राजधानी थी? विराटनगर इसकी राजधानी थी, जिसको हम लोग वैठान के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, किस नाम से जानते हैं? वैठान के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट बात करते हैं अस्मक। ओनली 1 महाजनपद विच वाज सिचुएटेड इन साउथ इंडिया। कहां पर स्थित था ये? विच वाज सिचुएटेड इन साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत में। अगर नदी पूछ दिया है तो आपका आंसर क्या होगा? गोदावरी नदी।
और विंध्य पर्वत के दक्षिण में, देखिए एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछा जाए कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में कौन सा था। विंध्य पर्वत के दक्षिण में कौन सा महाजनपद था, तो आपका सीधा सा आंसर निकल के आएगा अस्मक। क्लियर, नर्मदा और गोदावरी के बीच का क्षेत्र है। और महाराष्ट्र, दक्षिण भारत हम कह सकते हैं, महाराष्ट्र स्पेसिफिक नहीं कह सकते हैं, दक्षिण भारत कहेंगे क्योंकि गोदावरी नदी के तट पर था, महाराष्ट्र मेन रीजन था। इट्स कैपिटल वाज पोटन। कौन सी कैपिटल थी इसकी? पोटन कैपिटल थी, जिसको पाटन के नाम से भी जाना जाता था। और इसका अगर महत्वपूर्ण राजा देखें, द किंग वाज ब्रह्मदत्त। कौन सा था किंग? किंग वाज ब्रह्मदत्त। तो यह अस्मक से क्वेश्चन बन सकता है। राजधानी भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, पोतन। अगर पूछा जाए कि ये जो महाजनपद है ये कहाँ स्थित है, तो आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत, विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित है। एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। अब हम अपने नेक्स्ट महाजनपद की तरफ मूव करते हैं। द नेक्स्ट इज गांधार। कौन सा है? गांधार। अभी आपने मैप में देखा था कि ये पाकिस्तान वाला एरिया लग रहा था। बेसिकली द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो पश्चिमी हिस्सा है वो इसका भाग माना जाता है गांधार का। और इसका एक प्रमुख नगर था, उस प्रमुख नगर का नाम था पुरुषपुर, जिसको बाद में पेशावर कहा गया। जब शेरशाह साहब ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, जीटी रोड, तो ये सोनार गांव बांग्लादेश से लेकर के और ये पेशावर तक ही उन्होंने जीटी रोड का निर्माण कराया था। अब जल्दी से हम इसकी कैपिटल देख लेते हैं। इट्स कैपिटल तक्षशिला। कौन सी है? तक्षशिला। वाज इंपॉर्टेंट एज अ ट्रेड एंड एजुकेशन सेंटर। बेसिकली जो तक्षशिला इसका शहर है और इसकी राजधानी भी है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये वैदिक, उत्तर वैदिक युग के दौरान एक व्यापार और शिक्षा का केंद्र है। प्राचीन विश्वविद्यालय भी है तक्षशिला। ये इसलिए नगर ज्यादा रूप में प्रसिद्ध माना जाता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि आपने महाभारत देखी होगी, तो महाभारत के समय में एक दुर्योधन के मामा थे जिनका नाम था शकुनी, मामा शकुनी। लोग बहुत एग्जाम्पल देते हैं मामा शकुनी के नाम से। तो मामा शकुनी या कहेंगे शकुनी जो थे, महाभारत काल में यहाँ के राजा होते थे। और गांधारी जो धृतराष्ट्र से संबंधित थी, गांधारी, वो भी इसी से बिलोंग करती थी, गांधार से ही बिलोंग करती थी। तो ये बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट महाजनपद की, और नेक्स्ट है हमारा कंबोज। कौन सा है? कंबोज। कंबोज की अगर हम बात करते हैं तो कंबोज महाजनपद की अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं, हजारा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का। कौन सा जिला? हजारा डिस्ट्रिक्ट। और अगर हम इंडिया के अकॉर्डिंग देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट कश्मीर। कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट कश्मीर का जो क्षेत्र है ये भी इसमें आता है। इट्स कैपिटल वाज राजपुर। राजपुर या हाटक भी कह सकते हैं। हजारा वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड कॉमर्स सेंटर ऑफ दिस किंगडम। हजारा जो था वो बेसिकली इस महाजनपद का या इस साम्राज्य का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र के रूप में भी उभर के आया था। ये तो बात हो गई हमारी कंबोज की। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट महाजनपद की। द नेक्स्ट इज अवंती। कौन सा है? अवंती। अवंती प्रेजेंट लोकेशन मध्य प्रदेश, जो मालवा वाला रीजन है वो इसका एग्जैक्ट लोकेशन है, मालवा का। अब अवंती वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द नॉर्दर्न एंड साउदर्न। यानी कि ये महाजनपद भी आपका नॉर्थ और साउथ दो में है। तो ऑब्वियसली दोनों की सेपरेट कैपिटल्स होंगी। नॉर्दर्न कैपिटल वाज उज्जैनी, याद रखिए उज्जैनी। एंड द साउदर्न कैपिटल वाज महिष्मती। कौन सी कैपिटल है? महिष्मती। तो आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि इसकी उत्तरी अवंती या दक्षिणी अवंती, तो आप कह सकते हो उत्तरी भाग में इसकी राजधानी क्या है?
उज्जैनी और दक्षिणी भाग में इसकी राजधानी क्या है? महिष्मती। और क्षेत्र क्या है? मालवा का। अब हम नेक्स्ट महाजनपद की तरफ मूव करते हैं। द नेक्स्ट इज चेदी। कौन सा महाजनपद है? चेदी। चेदी का कैपिटल बहुत इजी याद करना हो जाता है। सुक्तिमती भी लिखा हुआ मिलता है, सोथवती भी मिलता है, शक्तिमती भी मिलता है। तो जो भी ऑप्शन में आएगा आप लोग लगाएंगे। 3 नाम मैंने बता दिए। सुक्तिमती भी मिलेगा, शक्तिमती भी मिलेगा, सोथवती भी मिलेगा। जो भी आपको एग्जाम में आएगा वो आप यहां पर लगा सकते हो। मैंने इसीलिए इसके तीनों नाम आपसे डिस्कस कर दिए। अब अगर हम शक्तिमती, सोथवती वाज द कैपिटल ऑफ चेदी हो गया। ये चेदी किंगडम वाज सेपरेट बिटवीन यमुना एंड नर्मदा रिवर। अगर कभी ये रिवर पूछ दिया जाए किन नदियों के बीच में है, तो यमुना एंड नर्मदा रिवर्स के बीच में। वन ऑफ द फैमिलीज फ्रॉम दिस किंगडम लेटर मर्ज्ड इनटू द कलिंगा किंगडम फ्रॉम द रॉयल फैमिली। इट मींस बाद में लेटर ऑन दिस डायनेस्टीज जो थी या ये साम्राज्य जो था वो परिवारों में से कलिंग साम्राज्य के एक शाही परिवारों में विलीन हो गया। तो आप कह सकते हो चेदी बाद में किसमें विलीन हुआ? कलिंग में। और कलिंग की इंपॉर्टेंस हमको दिखती है कब? जब हम मौर्य डायनेस्टी पढ़ते हैं, यानी कि सम्राट अशोक के समय में हमको यहां पर दिखती है, जब कलिंग के ऊपर सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट महाजनपद की। द नेक्स्ट इज सूरसेन। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। अगर हम कहेंगे ब्रजमंडल, जो भगवान कृष्ण से संबंधित है, ब्रजमंडल। और इट्स कैपिटल वाज मथुरा। कौन सी राजधानी थी? मथुरा इसकी राजधानी थी। इट्स मोस्ट फेमस रूलर वाज अवंतीपुत्र। और इसका अगर प्रसिद्ध रूलर की बात करें तो यहां का प्रसिद्ध रूलर था अवंतीपुत्र। याद रखिएगा प्रसिद्ध रूलर कौन सा था? अवंतीपुत्र। अब हम बात करेंगे सूरसेन के कुछ अन्य बिंदुओं की। यहां पर आपको यह समझ में आ रहा है कि बेसिकली जो सूरसेन था, अभी हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए, मथुरा कैपिटल हो गई और भी अन्य पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब यहां पर एक पॉइंट देखेंगे कि जैसे ही समय आगे आगे बढ़ता गया तो छोटे और कमजोर जो साम्राज्य थे और गणराज्यों को जो मजबूत शासकों द्वारा समाप्त कर दिया गया, छोटे कमजोर जो भी साम्राज्य थे, जो भी गणराज्य थे। और बाद में 6th सेंचुरी बीसी में केवल 4 शक्तिशाली साम्राज्य ही यहां पर बने रह जाते हैं। तो ये हमारे पूरे महाजनपद यहां पर कंप्लीट होते हैं। तो अब हमारी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अब यहां पर हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। यहां पर 2 ही तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। मैं फिर से रिपीट के दे रहा हूं। एक, आप सारे महाजनपदों की राजधानी याद कर लेंगे। दूसरी, उनकी लोकेशन यानी कि स्थिति याद कर लेंगे। तीसरा, राजा याद कर लेंगे। सारे नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण राजा तो आपको याद होने चाहिए। जैसे हम नाम लिया, उदयन का नाम लिया, समझ रहे हैं ना, शिशुनाग का नाम लिया, कालाशोक का नाम लिया। ये कुछ नाम आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा महाजनपद से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमारे इससे कवर कर सकते हैं। हालांकि इन 3 पॉइंट के अलावा आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलने की संभावना बहुत कम होती है। और एक हमने और बात कर दी आपसे, जैसे दक्षिण भारत का महाजनपद डिस्कस हो गया है आपसे, ठीक है, क्लियर हो गई ना बातें। फिर अगर पूछा जाए गणराज्य या गणतांत्रिक व्यवस्था, रिपब्लिकन सिस्टम किन महाजनपदों में था, तो आपसे बात हो गई कि 2 ऐसे थे जो कि जहां पर रिपब्लिकन सिस्टम को, गणराज्य व्यवस्था को फॉलो किया जाता था। तो हमारा सेशन यहां पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।